हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइज। ठीक है, देखिए चैप्टर 2 में हम लोग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे। अब चैप्टर 3 में ना आपको पूरा प्राइवेट सेक्टर, पूरा पब्लिक सेक्टर और ग्लोबल इंटरप्राइज यानी खासकर जो एमएनसी होता है यानी मल्टीनेशनल कंपनी, ये सब किसको बोलते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, शुरुआत कुछ इस प्रकार से है। जैसे आपको पता होगा कि हम लोग इंडियन इकोनॉमी, हम लोग क्या है, आप एक प्रकार से मिक्स्ड इकोनॉमी है। आप तीन तरह के इकोनॉमिक सेक्टर पढ़ के आओगे। एक पढ़े होंगे क्या आप, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसमें ओनरशिप किसका रहता है, ओनरशिप रहता है आपका प्राइवेट लोग का। एक पढ़े होंगे क्या आप, सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसका ओनरशिप किसके पास रहता है, गवर्नमेंट के पास रहता है कि नहीं। और एक पढ़े होंगे क्या, इन दोनों का खिचड़ी यानी कि मिक्स, जिसमें थोड़ा सा प्राइवेट भी रहेगा और थोड़ा सा गवर्नमेंट भी रहेगा, है कि नहीं। अब सोच के देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी में थोड़ा प्राइवेट भी रहना चाहिए और थोड़ा गवर्नमेंट भी रहना चाहिए, दोनों प्रकार का कंपनी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो क्योंकि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, क्योंकि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसीलिए इसका क्लासिफिकेशन दो भाग में किया जाता है, एक प्राइवेट सेक्टर और एक पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर समझ में आए। दो भाग में करने का कारण क्या है, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर, क्योंकि इंडिया हम लोग का मिक्स इकोनॉमी है। अब प्राइवेट सेक्टर को लेकर तो काफी सारा चीज पहले से पढ़ के अच्छा से आ गए होंगे। मतलब जो प्राइवेट ओनरशिप हो, जैसे क्या सोल प्रॉपर्टरशिप आप पढ़ के आए होंगे, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, आपका कोऑपरेटिव और अलग अलग जो कंपनी है सो, है कि नहीं। यहाँ पर थोड़ा हम लोग फोकस करें किसमें, पब्लिक सेक्टर कंपनी में और फिर एमएनसी सब में। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी पहले तो समझ लीजिए, तो जो डिफरेंस है वो समझ लीजिए बच्चों। एक होता है क्या आपका पब्लिक सेक्टर और एक होता है क्या आपका पब्लिक कंपनी। इसको ना आप दोनों को सेम मत समझिएगा, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में ये तीनों आता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक सेक्टर बोलने का मतलब है कि इसमें जो ओनरशिप है ना, इसमें जो ओनरशिप है, चाहे डायरेक्टली चाहे आपका इनडायरेक्टली, किसका होगा, गवर्नमेंट का। डायरेक्टली होगा या तो फिर इनडायरेक्ट टाइप से गवर्नमेंट ही ओनरशिप होगा, लगभग लगभग। पब्लिक कंपनी फिर किसको बोलते हैं, पब्लिक कंपनी सिंपली उसको बोला जाता है जिसका शेयर सब आपका कहाँ हो, लिस्टेड हो। ठीक है, लिस्टेड हो यानी कि स्टॉक मार्केट में अवेलेबल हो, यानी कहाँ आपका स्टॉक मार्केट में बेचने के लिए वो अवेलेबल हो। स्टॉक मार्केट यानी कि आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बोलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इस जगह पे अगर उसका शेयर अवेलेबल है बिकने के लिए तो क्या कहलाता है, वो सिंपली पब्लिक कंपनी। समझ में आया। पब्लिक कंपनी सिंपली बोलने का ये मतलब है कि उसका शेयर पब्लिक लोग के लिए भी ओपन है, कोई भी वहां पर खरीद और बेच सकता है। ये आपका क्या पब्लिक कंपनी बोलने का मतलब है। जैसे कि मान लीजिए आपका रिलायंस कंपनी है। अब रिलायंस कंपनी क्या है, देखिएगा तो एक प्रकार से उसका प्राइवेट ओनरशिप है, किसके हाथ में, मुकेश अंबानी जी के पास है, लेकिन उसको भी शेयर मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं। तो देखिएगा रिलायंस कंपनी जब खोलिएगा ना, तो उसमें भी क्या लिखा रहेगा, पब्लिक कंपनी। ठीक है, ऐसा उसको सरकारी कंपनी मत समझ लीजिएगा, पब्लिक कंपनी का मतलब सरकारी नहीं हो जाएगा। तो याद रखिएगा डिफरेंस बच्चों, वो पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी बोलने का मतलब इसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में अवेलेबल हो बिकने के लिए। और प्राइवेट सेक्टर में जो आएगा ना, उसका जो ओनरशिप होगा, चाहे डायरेक्टली हो चाहे घुमा फिरा करके, वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का यानी कि देश का ही होगा। ठीक है, चलिए इसी को नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, अब अब यहाँ से हम लोग मेन डिफरेंस बिटवीन देखेंगे किसी किसी बीच में, आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और आपका गवर्नमेंट कंपनी के बीच में। ठीक है, जैसा आपको बताएं, ये तीनों का तीनों क्या है आपका, ये तीनों का तीनों हम लोग का पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर के अंदर ये तीनों आता है, आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और आपका गवर्नमेंट कंपनी। चलिए अब तीनों को समझते हैं कि होता क्या है। ठीक, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोलने का मतलब क्या हो गया, इसका सीधा मतलब समझिए कि इसका जो जो भी करता धरता होगा ना, गवर्नमेंट जो क्रिएट करती है, जो भी करना या लेना देना जो भी होगा, वो सारा सीधा गवर्नमेंट का जो अलग अलग मिनिस्ट्री है ना उसके अंडर में हो जाएगा। यानी कि सीधा इसका कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, सीधा गवर्नमेंट के हाथ में इसका फुल कंट्रोल रहेगा। समझ में आया, उसका अलग अलग मिनिस्ट्री बना रहेगा। जैसे कि आपका आपका हो गया, जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा क्या आपका रेलवे, आपका हो गया डिफेंस, जो आर्मी सब रहता है ना, आर्मी वार्मी सब ये सब, तो ये क्या, ये सीधा आपका गवर्नमेंट का कंट्रोल में रहता है। तो क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन किसको बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में उस वैसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बुलाता है जिसका अपना एक स्पेशल एक्ट हो, जिसको पार्लियामेंट में पास किया गया है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जैसे क्या, जैसे आपका आरबीआई का है। ठीक है, आरबीआई का अपना आरबीआई एक्ट है, आपका एलआईसी का है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का अपना एक एक्ट है कि नहीं। और उसी प्रकार से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है। गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी यानी सरकारी कंपनी बोलने का सीधा इतना ही मतलब होता है कि उसका जो शेयर है ना, उसका मिनिमम शेयर किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में। मिनिमम शेयर बोलते हैं, मिनिमम 51% शेयर, मिनिमम 51% शेयर गवर्नमेंट का जब हाथ में हो ना,
उसको बोलते हैं क्या हम लोग, गवर्नमेंट कंपनी। ये मिनिमम बताएं आपको 51% शेयर, ठीक है, ये ज्यादा भी हो सकता है, जनरली ज्यादा ही रहता है। ठीक, लीगल स्टेटस देखिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का लीगल स्टेटस नहीं होता है। लीगल स्टेटस बोलने का मतलब, आप पढ़े होंगे अकाउंट्स में, लीगल स्टेटस बोलने का मतलब क्या है भाई, कि उसका ओनर और वो बिजनेस का जो एंटिटी है सो, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों को सेपरेट सेपरेट नहीं माना जाएगा। अगर लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं है तो ये मतलब होता है दोनों को एक मान के चलेंगे, ओनर और एंटिटी दोनों सेम पर्सन कहलाएगा। यानी कि अगर आपको कभी केस फाइल करना पड़ेगा तो सीधा आपको गवर्नमेंट के ऊपर केस फाइल करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके साथ रेलवे या डिफेंस, इसमें से अगर कोई आपके साथ कुछ फ्रॉड कर दी, कुछ गड़बड़ी आ गया, मान लीजिए रेलवे में कोई फ्रॉड हो गया आपके साथ, तो सीधा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से केस लड़ना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट का अपना एक कोर्ट है, ये मतलब बोलते हैं रेलवे का अपना एक संस्था चलती है, ठीक है, वो देख लेंगे। लेकिन सीधा समझिए सेपरेट एंटिटी अलग अलग नहीं माना जाता है, यहाँ पर ओनर और एंटिटी दोनों को सेम माना जाता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं है, इसका क्या सेपरेट एंटिटी है, यानी कि इसका ओनर और इसका एंटिटी दोनों अलग अलग पर्सन है, ये अलग पर्सन है, इसका अपना वोटर कार्ड आईडी कार्ड होगा, इसका अपना वोटर आईडी कार्ड होगा, दोनों का कल कंपनी और दोनों अलग अलग पर्सन माना जाता है, ठीक है। लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कैन बी सुड और कैन बी सुड इट्स ओन नेम, खुद का नाम पे। कंपनी का एक अपना सेपरेट एंटिटी है, मतलब इसका ओनर कौन है, देखा जाए इसका ओनर इनडायरेक्टली कौन है, इनडायरेक्टली तो गवर्नमेंट ही है ना, तो गवर्नमेंट में इसमें केस नहीं होगा, या क्योंकि इसका सेपरेट एंटिटी है। तो मान लीजिए आपका आरबीआई है, तो आरबीआई में किसी कारण से कुछ हुआ, तो अगर आपको आरबीआई पे केस करो तो आप आरबीआई पे केस कीजिएगा, समझना। इसका तो सेपरेट एंटिटी रहता है कंपनी के ऊपर। जैसे इसका अच्छा, इसका एग्जाम्पल कौन हो गया, गवर्नमेंट कंपनी से आपका हो गया क्या, आपका कोल इंडिया लिमिटेड हो गया बच्चों, आपका सेल हो गया, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, और ये बहुत सारा ओएनजीसी, सेल, गेल, भेल दुनिया भर का है, ठीक है। ये क्या आपका गवर्नमेंट कंपनी है। कैपिटल फाइनेंस, पैसा कौन लगाएगा और पैसा कहाँ से आएगा, ये पूरा गवर्नमेंट का तिजोरी से, गवर्नमेंट का ट्रेजरी से आएगा, सारा पैसा इसी में आएगा, सारा पैसा यहीं से जाएगा, इन दोनों विभाग से, रेलवे और डिफेंस। ये इंडिपेंडेंट फाइनेंस है, कैन रिटेन अर्निंग्स एंड बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक एंड गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट से भी ले सकती है उधार, पब्लिक से भी ले सकती है, और उस हिसाब से अपना चलेगी। सेम लाइकवाइज ये भी है, ये अपना शेयर भी इशू कर सकती है, जैसे आपको शेयर मिल जाएगा, एलआईसी क्या बोलते हैं, कोल इंडिया का शेयर कुछ मिल जाएगा, काफी सारे कंपनी का शेयर आपको मिल जाएगा, सेल उल का मिल जाएगा, है कि नहीं। मैनेज कौन करता है, ऑब्वियस ऐसा बताएं, इसको पूरा कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफिशियल मैनेज करेगी, कंप्लीट कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। इसका उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग होगा, उसको गवर्नमेंट नॉमिनेट की होगी, या देखिएगा इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट नॉमिनेट, ऐसा नहीं कि हमेशा 100% कंट्रोल गवर्नमेंट इसमें नॉमिनेट करती है, नहीं ऐसा नहीं है। मान लीजिए आरबीआई है, ठीक है, अब आरबीआई में तो गवर्नर बैठे हुए ना, तो ऐसा नहीं है कि सीधा गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती है, नहीं, गवर्नमेंट सीधा अपॉइंट नहीं करती है, इसका बोर्ड ऑफ कमेटी है, बहुत सारे रिकमेंडेशन दुनिया भर का होने के बाद इसका पोस्ट में कोई बैठेगा, ठीक है, या तो मैनेजमेंट का उसका देखरेख करेगा। और इसमें क्या है भाई, इसको तो इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट बाय गवर्नमेंट, और अदर शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर है, अगर इसका मार्केट में शेयर अवेलेबल है तो और भी जो शेयर होल्डर है, ये सब मिला करके, ये सब मिला जुला कर क्या करेगा, उसका एक मैनेजिंग डायरेक्टर को चुनेगा, यानी कि वहां पर जो डायरेक्टर लोग होगा सो इंप्लॉय को क्या बोलते हैं, इन लोग को सीधा बोलते हैं क्या हम लोग, गवर्नमेंट इंप्लॉय। क्या बोलते हैं लोग को, गवर्नमेंट इंप्लॉय। ये लोग सीधा सिविल सर्वेंट कहलाते हैं, सरकारी नौकर, बोलने के लिए खाली, ठीक है, बोलने के लिए। ये क्या है, दिस एम्प्लॉयज आर नॉट सिविल सर्वेंट, ये कोई सिविल सर्वेंट नहीं है, ये लोग समझे कॉर्पोरेशन के अंदर में काम कर रहे हैं, कंपनी के अंदर में, इसका अपना एक रूल रेगुलेशन है। ये लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज आर गवर्न बाय कंपनी ओन रूल्स एंड स्पेसिफिक वेजेस एंड एग्रीमेंट, उनका अपना रूल जो भी है, एग्रीमेंट उसके हिसाब से यहाँ पर काम होता है। और जनरली जो बोलते हैं सरकारी कंपनी, समझ लीजिए ये, इसको यही लोग बहुत बार आदमी लोग इसको भी गवर्नमेंट कंपनी की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। हम जो बोलते हैं भाई सरकारी नौकरी है, तो इसको भी ट्रीट कर लेता है इसकी तरह, समझ। इसमें याद रखिएगा, इसका जो एम्प्लॉय होता है ना, उसको अगर आपको पुकारना हो तो बच्चों आपको उसको पुकारना पड़ेगा क्या, गवर्नमेंट कंपनी एम्प्लॉयज, सही मायने वो गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलने का मतलब होता है कि सीधा गवर्नमेंट के अंडर में आएगा, जैसे आपका आर्मी वाला सब और आपका रेलवे वाला सब, वो सीधा गवर्नमेंट का कर्मचारी है। यहाँ पर जो होता है लोग, वो आपका गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय होता है, कंपनी पे फोकस कीजिए, ठीक है। हालांकि हम लोग हम बोलचाल भाषा में सबको, इसको भी लपेट लेते हैं सरकारी नौकरी, इसको भी लपेटते हैं सरकारी नौकरी, इसको भी लपेटते हैं सरकारी नौकरी, तो समझिए एक आम आदमी तो ठीक है, पर आपको एग्जाम के तहत एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए बच्चों। ऑटोनॉमी, ऑब्वियस इसको बहुत कम ऑटोनॉमी रहा भाई, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस 100%, इसमें भी एक मॉडरेट रहता है, हालांकि गवर्नमेंट का भी थोड़ा दबाव रहता है, कितना बोल लीजिए कि आरबीआई गवर्नर अपना इंडिपेंडेंट काम करती है, पर इनडायरेक्टली या डायरेक्ट प्रेशर उनको भी रहता है। इसमें भी हाई लोग ऑटोनॉमी मिलने में, यानी कि फ्रीडम मिलने में, अपना ऑटोनॉमी मिलने में सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी इन लोगों को मिला रहता है। इन लोगों को सीधा इंस्ट्रक्शन रहता है भाई कि जो करना है करो, क्या ला के दो लास्ट में प्रॉफिट। गवर्नमेंट कंपनी का सीधा यही रूल रहता है,
जो करना है कीजिए, जो रूल बनाना बनाइए, प्रॉफिट आना चाहिए, सीधा लॉजिक। ऑडिट कौन करेगा? ऑडिट करने का मतलब क्या होगा कि भाई जो ये लोग अपना अपना जो बुक्स बनाई होगी कि हमने पैसा का हिसाब किताब देखिए, ऐसे दिखाएगा ना, हिसाब किताब को दिखाना पड़ेगा ना बच्चों। तो ये लोग अपना जो हिसाब किताब बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता होगा। तो ये लोग अपना अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बनाई है, पता कैसे चलेगा कि सही बनाई है गलत बनाई है? चेक करने आना पड़ेगा ना। चेक करने कौन जाता है? सीए, जिसको क्या बोलते हैं जनरली, ऑडिटर। तो इसमें जो जाती है ना, इसमें कोई छोटा मोटा सीए नहीं जाएगी, इसमें जो सीए लोग नहीं, इसमें जाती है सीधा कैग भेजती है, यानी कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि ऑडिट का दुनिया में, दुनिया में इंडिया में ये हाईएस्ट बॉडी है, ऑडिट करने वाला ये हाईएस्ट बॉडी है, कैग। ठीक है, तो इसको कौन भेजेगा? कैग। और ऑडिट प्रोसीजर आर डिफाइंड बाय द स्पेसिफिक एक्ट क्रिएटिंग बाय ओन कॉर्पोरेशन। इसका जो स्पेसिफिक जो एक्ट है, ठीक है, जो अलग एक्ट से बना होगा, आरबीआई एक्ट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट, एलआईसी एक्ट, उसके तहत इसका ऑडिट होगा। और इसमें तो भाई अपॉइंटेड बाय ऑडिट अपॉइंटेड बाय एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द एडवाइस ऑफ सीएजी एंड फ्लोइंग स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट लॉस। यानी इसमें अपॉइंट कौन करके देगा? इससे भी देगा सीएजी, और जो अलग अलग प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए इसका बहुत स्ट्रिक्टली होगा। तो मैं इसमें सिर्फ रिकमेंडेशन में डाल देती है कि इससे करवा लीजिए, इस टाइप से। एग्जाम्पल तो बता ही दिए थे, ठीक है। इसका डिफरेंस, इसका रेलवे, और इसमें क्या है आपका एलआईसी हो गया, एफसीआई हो गया, इसमें कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए। देखिए, इसका गवर्नमेंट डिसाइड कैसे करती है, चीज़ों को समझिए बच्चों। जब बात नेशनल सिक्योरिटी का होता है ना, कि जब गवर्नमेंट कहता है भाई इस चीज़ को केवल हम ही को डील करना चाहिए, किसी और को देना सही नहीं होगा, नेशनल सिक्योरिटी का बात उठ सकता है। जैसे कि आपका डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेशनल सिक्योरिटी का बात उठ जाएगा। आपको लगेगा सर रेलवे कैसे है? रेलवे भी है, रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है। आम अपना इंडिया थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली या गरीब कंट्री की तरह है, तो वहाँ पर रेलवे बहुत मैटर करता है। तो इसको गवर्नमेंट सीधा अपने अंडर में रखती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। तो जब बात नेशनल इशू का होता है ना, नेशनल सिक्योरिटी का, तो वो चीज़ गवर्नमेंट अंडर में टेकिंग में चला जाएगा। बात जब पब्लिक यूटिलिटी होता है, जब मैनेज करने का बात होता है कि भाई पब्लिक को मैनेज कीजिए, हम गवर्नमेंट को थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, सारा काम हम ही देख लेंगे, तो फिर आप किस लिए हैं? तो जब पब्लिक को जब मैनेज करना होता है, तब क्या होता है? आपका स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन बनता है। जैसे क्या आरबीआई किसको देखती है? मेनली पब्लिक को देखती है। सेबी जो कंपनी है मेनली किसको देखती है? पब्लिक को देखती है, ठीक है। एलआईसी मेनली किसको देखती है? पब्लिक को देखती है। तो क्या पब्लिक को लोग मैनेज करते रहती है, समझ। और लास्ट में ये है आपका गवर्नमेंट कंपनी, इसको हम लोग कॉमर्शियल कॉम्पिटिशन के लिए रखते हैं, ठीक है। देखिए, अपना देश में प्राइवेट कंपनी लोग भी है और अपना देश में पब्लिक कंपनी सब भी है, ये गवर्नमेंट कंपनी भी है। तो ये लोग अगर, अब क्योंकि सरकारी नौकरी सबको मिला हुआ है, लोग कामचोर बन जाएगा ना। गवर्नमेंट कंपनी ही है तो कामचोर काम करेगा नहीं, तो कंपटीशन बना रहे इसलिए ना गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट कंपनी के साथ कम्पीट करने दिया जाता है। तो इसको कोई खास छूट नहीं मिलेगा इस केस में। जो सब्सिडी या टैक्स में जो रिलैक्सेशन मिल सकता है उसको उतना नहीं मिलेगा, नहीं इसको मिलेगा। भाई तुम ये कम्पीट करे, गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट के साथ कम्पीट करे और रिजल्ट दे, तो इस तरह प्राइवेट कंपनी इंडिया में कंपनी क्यों खोलेगी? सोच के देखिए, गवर्नमेंट कंपनी एक तरफ इधर आपका प्राइवेट कंपनी है। अब गवर्नमेंट कंपनी को अगर गवर्नमेंट छूट देने लगे, चलो तुम सब्सिडी दी है तो टैक्स माफ, तो प्राइवेट कंपनी को टक्कर कैसे देगी? तो गवर्नमेंट को कोई छूट नहीं देती है, बोलते हैं भाई तुमको कोई रिलैक्सेशन नहीं है, इसको भी कोई रिलैक्सेशन, तो ऐसे भी नहीं है। तो इस केस में क्या है ना, अगर चाहती है गवर्नमेंट क्या, कि गवर्नमेंट कंपनी जो है सीधा कॉम्पिटिशन में उतरे, किसके साथ? प्राइवेट के साथ, एक कॉम्पिटिशन बना रहे, ठीक है। तो ये था बच्चों, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट हो रहा है, इसको हम लोग जैसे बोले दो भाग में, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जो तीन था वो पढ़ा दिए आपको, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक सेक्टर को जब फर्दर बांटिएगा तो ये आप चैप्टर 2 में पढ़ के आऊंगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कॉर्पोरेटिव, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी पढ़िएगा। और कंपनी जो दो भाग में है, पब्लिक और प्राइवेट, ये तो बता ही दिए, ठीक है, ये पिछले वीडियो में डिटेल में बताए थे। तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और ग्लोबल एंटरप्राइज, तो पब्लिक तो हो गया, प्राइवेट भी हो गया, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग तो ये सब पढ़ा दिए बच्चों आपको, ऊपर में डिफरेंस बिटवीन बताए थे, ठीक है। तो ये सब देखने का जरूरत तो है नहीं। अच्छा हाँ, देखने क्या जरूरत है सो सुन लीजिए, थोड़ा सा क्या आपको देखने जरूरत पड़ेगा सो देख लीजिए, ठीक है। मीनिंग तो आपको समझ में आ गया डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का, ऊपर में आपको बहुत अच्छा से मीनिंग बताएं। अब इसमें कुछ ना आप मेरिट देख लीजिएगा और कुछ डेमेरिट्स देख लीजिएगा। अब इसका देखिए मेरिट क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का। पहला मेरिट ये कि भाई स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी टू अर्न कंट्रोल। अब भाई गवर्नमेंट का हाथ में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली अकाउंटेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा वो लोग जिम्मे पब्लिक और जब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा पब्लिक के प्रति, ठीक है, वो लोग ज़्यादा लाइबल है, ठीक है। जैसे देखिए, बिकॉज द डायरेक्टली मैनेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ देयर परफॉर्मेंस इज हैवली स्क्रूटनाइज्ड इन पार्लियामेंट। देखिए,
पार्लियामेंट में अच्छा से उसको चेक किया था कि गवर्नमेंट कंपनी से काम की नहीं की, पैसा बर्बाद नहीं कर दी, इस टाइप से। ठीक है। डायरेक्ट रेवेन्यू टू ट्रेजरी, ये डायरेक्ट इसका पैसा सीधा गवर्नमेंट को मिलता है, यही इसका मेरिट भी है, इसका डिमेरिट भी यही है। एस्योर्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और वैसे भाई कि क्योंकि गवर्नमेंट को बैक सपोर्ट की है, ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट किया, गवर्नमेंट से बजट डालते हैं कि भाई इसको हम लोग और बढ़ाएंगे। अब नुकसान क्या क्या है सो देखिए। डिमेरिट है कि सेवरल ब्यूरोक्रेसी और रेड टैप, इसमें क्या बस फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल जमा होता जाएगा और डिले बहुत रीजन हो। क्यों? क्योंकि इसमें जो लेंदी प्रोसेस है ना, सच अपग्रेडिंग इक्विपमेंट्स और चेंजिंग सर्विस यूनिट मस्ट पास थ्रू रिजिड चेन ऑफ मिनिस्ट्री अप्रूवल एंड लीडिंग टू मासिव ऑपरेशनल डिले। मैसिव, मासिव बोल दिए, मैसिव ऑपरेशनल डिले। और वैसे आपको जब एक बड़ा प्रोजेक्ट कीजिएगा ना इसमें, तो गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री का दुनिया भर का अप्रूवल लेते लेते बहुत डिले होगा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये है सिविल ब्यूरोक्रेसी और रेड टैप। जीरो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ऑब्वियस है भाई। अब मान लीजिए इसमें रेलवे पैसा कमाएगी भी तो रेलवे को तो नहीं मिलेगा, किसको चल जाएगा, वो गवर्नमेंट को चल जाएगा। तो एक डिमेरिट भी है, मेरिट भी है, डिमेरिट भी है। हैवी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इसमें तो कोई शक का बात नहीं है कि बहुत हैवी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यानी पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत भयंकर इन्फ्लुएंस करती है। ठीक, इसको इसके बारे में तो बता दिए थे कि भाई स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनेगा ये लोग। अब इसमें मेरिट क्या है, इसको अपना छूट है थोड़ा सा, डिपार्टमेंट अंडर के तो बिल्कुल छूट था, इसमें आपको अपना छूट है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये अपना प्रॉफिट खुद रख सकती है, अपने हिसाब से देख देख कर सकती है। टेलर पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जब बात पब्लिक सेफ्टी पे आएगा, जब बात पब्लिक सेफ्टी पे जब इसको बनाया गया किसके, पब्लिक यूटिलिटी क्या क्या बोले थे, मेन पब्लिक सेफ्टी के लिए। तो जब पब्लिक सेफ्टी पे आएगा ना, तो लोग बहुत अनाप शनाप पावर है। ठीक है, बहुत अनाप शनाप पावर है। आरबीआई का पावर बहुत भयंकर, सेबी का पावर बहुत भयंकर। अगर इस सब में फ्रॉड करते या देश को नुकसान पहुंचाते, अगर ये लोग पकड़ ली ना, चाहे आरबीआई चाहे सेबी, तो क्या जेल में कटेगा, सूरज नहीं देख पाइएगा अगला दिन का, तो जिंदगी जेल में उड़ा देगा ये लोग। खास कर ये जो आरबीआई है, इस पे मनी लॉन्ड्रिंग जो होते रहता है ना, इसमें अगर धरा गए ना, ये आरबीआई का जो फ्रॉड जो होते रहता है, मनी लॉन्ड्रिंग, फेक करेंसी चलाना, जेल में जाइएगा, दोबारा सूरज नसीब नहीं होगा। ठीक है, दिन तरस जाइएगा देखने को। और सेबी तो इतना भयंकर फटकार लगाएगी कि, अरे सेबी का बड़ा उदाहरण है, सेबी और आरबीआई दोनों का। सेबी का उदाहरण देते हैं आपको सहारा कंपनी। सहारा कंपनी एक समय में कितना नामी थी, इंडिया को ज्यादा सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला कोई कंपनी था, वो कौन था, सहारा। बाद में जब सेबी को रियलाइज हुआ कि ये फ्रॉड की है, सेबी को जब रियलाइज हुआ कि फ्रॉड की है, एक कंपनी का पूरा उखाड़ के फेंक दी वो। तो तुम कितना बड़ा कंपनी हो, तुम पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक को हर्ट कर दिया, मतलब तुम पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसको तुम चोट पहुंचा रहे, पब्लिक को नुकसान पहुंचा रहा है, बंद, कितना बड़ा तुम कंपनी क्यों ना हो। तो ये लोग का पावर को कम मत समझिएगा, बहुत अनाप शनाप पावर है आरबीआई और सेबी का। इसी प्रकार से और भी जो इस पे जो संस्था, उन लोग का भी ऐसे ही पावर है। ठीक है, अपना अपना फील्ड में। हम्म, अब देखिए डिमेरिट क्या है। ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, ये बात भी हद तक सही है। आरबीआई के पास भले बहुत पावर होता है बच्चों, इसमें कोई शक का बात नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली गवर्नमेंट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का है ना, तो गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा तो उंगली टाइप से करते रहता है, लोगों को परेशान थोड़ा मोड़ा करते रहता है। स्ट्रक्चर रिजिडिटी, अब देखिए जो स्ट्रक्चर है उसी के तहत में लोगों को काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो स्पेसिफिक एक्ट है उससे वो लोग आगे जा नहीं सकता, वो लोग बाईपास नहीं कर सकता। मोनोपोलिस्टिक इनएफिशिएंसी, अब देखिए ऑब्वियस है, लोग अपने आप में लोग का एक मोनोपोली टाइप से ही होता है, बिकॉज दे आर ऑफन एस्टैब्लिश एज मैनेज स्ट्रेटेजिक पब्लिक यूटिलिटी, दे फ्रीक्वेंटली एंजॉय मोनोपोली। ऑब्वियस है भाई, ये लोग मोनोपोली एंजॉय करता है अपने मर्जी से। ये लोग संस्था थे, हम लोग कितनों गाली देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या आरबीआई को दिया चाहे सेबी को दीजिए, ये लोग अपना काम बहुत ईमानदारी से भी करती है। देखिए बच्चों, नो डाउट करप्शन है, इसमें कोई शक का बात नहीं है कि इंडिया में करप्शन नहीं है। और करप्शन में कहाँ दिखेगा, पब्लिक कंपनी में, सरकारी कंपनी में दिखता है, प्राइवेट में करप्शन नहीं दिखेगा आपको, बहुत कम, बहुत रेयर करप्शन आपको मिल दिया है, कहाँ, गवर्नमेंट कंपनी में। तो यकीन मानिए ये जो बड़ा बड़ा संस्था लोग होता है ना, ये वाकई में ईमानदारी में काम करती है। अगर ये लोग आप कितो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गाली दे दीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो गाली, लेकिन यकीन मानिए वो लोग ईमानदारी से काम करता है, इसलिए जब आप टैक्स भरिएगा ना तो रिफंड भेजता है वो लोग। आप केवल, हुआ है होता क्या ना, पब्लिक केवल बुराई सुनी रहती है, केवल उनका बुरा साइड सुनी रहती है। ये लोग ईमानदारी से काम कर रहा है, तभी आज इंडिया सही सलामत खड़ा है। ठीक है, हम ये नहीं बोला करप्शन नहीं होता है, पर याद रखिए अच्छा काम करने वाला भी बहुत कोई है, तभी चल रहा है, तभी देश चल रही है। वरना अगर ये लोग भी पूरा करप्टेड होता ना, पूरा देश गड्ढा में चली गई होती, सीधा नरक में। समझ में आया। अब गवर्नमेंट कंपनी का भी अपना कुछ मैडिमेट्स है, ये बहुत इजिली खुल जाएगा। ठीक है,
गवर्नमेंट इसको बहुत इजीली ओपन कर सकती है जहां उसको लगा जो खोलने का जरूरत है। मैक्सिमम कमर्शियल ऑटोनॉमी, इसको भाई बहुत छूट मिला हुआ है भाई, इसको सीधा छूट है भाई, जो करना है करो, प्रॉफिट कमाओ और प्राइवेट कंपनी को टक्कर दो, ऐसा ना लगे कि नहीं दे रहे हो। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, ये लोग अपने हिसाब से अपना, देखिए ये लोग को गवर्नमेंट का तो मिलता ही है, पर साथ साथ ये लोग अपना, ये लोग चाहे तो पब्लिक के साथ पैसा उठा के मैनेज कर सकता है, ठीक है। डिवाइड क्या है, ऑटोनॉमी, इसमें भी बोलने के लिए ऑटोनॉमी होता है। अब जब से कोल इंडिया लिमिटेड है, इसका सीसीएल ब्रांच है, इसका ये बोर्ड मीटिंग होने वाला है, पैसा को सैलरी को बढ़ाने को लेके ड्रामा होगा, दुनिया भर का ड्रामा होगा। इवेजन ऑफ डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी, हाँ इसमें ये होता है, इसमें ना ये लोग बहुत बार अपना, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का जिम्मेदार, भले ऑटोनॉमी तो मिला हुआ है, तो जैसे होता है पावर के साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलना चाहिए। तो इन लोगों को पावर तो मिल जाता है कि भाई अपना गवर्नमेंट कंपनी जैसे मर्जी काम करो, पर लोग ना अकाउंटेबल नहीं होता है उतना, ठीक है। अब जैसे देखिए सेल हो गया, ये सब बहुत लॉस में जा रही है, तो उसको कोई सीरियस ले भी नहीं रहा है। आपका बीएसएनएल बेचारा लॉस में डूब के खत्म हो गया, कौन जिम्मेदार लेगा, कोई नहीं लेता है, बस ब्लेम गेम चलते रहता है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से रिस्क अवेयर्स मैनेजमेंट इसमें आएगा। इवन दो दे आर एक्सपेक्टेड टू compete कमर्शियली, they are still subject to government audit by CAG and public scrutiny. This often makes their management overly cautious, avoiding the calculated commercial risks and necessary outmaneuver private competitor। मतलब भाई ये लोग हमेशा ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करता है, ठीक है। नॉर्मल तरीका से ही काम चलता है, सिंपल भाषा में समझिए, ठीक है। ये लोग को बहुत रिस्क रहता है कि भाई गवर्नमेंट को हिसाब किताब देना, तो प्रकार से ना लोग ज्यादा रिस्क लेने का काम नहीं करता है, बहुत नॉर्मल रिस्क ही लेता है, ज्यादा नहीं लेगा, और क्योंकि झंझट लेने का जरूरत भी नहीं पड़ता, क्यों कि गवर्नमेंट का सपोर्टेड है इसलिए। अब आगे देखिए क्या लिखा हम लोग को पढ़ना है, चेंजिंग रोल इन पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर में क्या रोल देखने को मिला 1991 से पहले। 1991 क्या था, 1991 याद कीजिए आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म। अच्छा इकोनॉमिक रिफॉर्म, अब क्या है इसमें, क्या है वो क्लास 12 में पढ़ना है इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है। पूरा चैप्टर है आपका, क्लास 12 में जाइएगा, इकोनॉमिक्स में आपको इंडियन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। और आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको क्लास 11 में ही पढ़ना होगा। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तब आपको ये क्लास 12 में पढ़ना है, और अगर आप स्टेट बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको इसको क्लास 11 में ही पढ़ना पड़ेगा। एक होगा आपका स्टैटिस्टिक्स और दूसरा क्या होगा आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म, मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स एंड डेवलप, उसी में इकोनॉमिक रिफॉर्म चैप्टर मिलेगा। तो आजादी से पहले का बात है बच्चों, देखिए 1991 से पहले का बात है, आजादी के बाद नहीं, मतलब रिफॉर्म के पहले का बात है, प्री 1991 रिफॉर्म। अभी क्या हुआ था तो शॉर्ट में समझ लीजिए, क्योंकि आप भी तो आप चैप्टर पढ़ेंगे, क्या आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो स्टेट बोर्ड को, फिर भी थोड़ा सुन लीजिए। ठीक है, टाइम मैन कुछ इस प्रकार से बच्चों 1947, 1991 और इसके बाद का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर आपका हम लोग का आया था न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है, हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था। इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आया था, बहुत ब्लंडर लेवल का चेंजेस आया था। यहीं पर समझ लीजिए आपका जो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी स्टेज से आया था। इससे पहले सारा का सारा गवर्नमेंट के हाथ में थी, तो लोग बर्बाद कर दी एज यूजुअल। और 1991 के बाद से जो आज तक चल रहा है, तो आज जो आप देख रहे हैं सो, तो इसी चीज को अब आपको यहाँ पर पढ़ना है, समझ में आया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा हुआ प्री 1991, यानी कि इससे पहले का पीरियड, यानी कि इसका क्या बोले सारा का सारा गवर्नमेंट के हाथ में था। तो देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज डेवलपिंग इकोनॉमी, इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद का, लेकिन 1991 से पहले ये पीरियड कहाँ से कहाँ तक का है आपका, 1947 के से लेके 1991 तक का बीच का पीरियड है। द प्राइवेट सेक्टर वाज वीक, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ ही नहीं था कुछ काम करने को, ठीक है। पब्लिक सेक्टर कैटलिस्ट, पब्लिक सेक्टर पूरा बोलबाला केवल पब्लिक सेक्टर का, सारा चीज गवर्नमेंट के हाथ में ही थी। फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल वेलफेयर, पूरा गवर्नमेंट से फोकस की। और एम क्या था, एम्प्लॉयमेंट बैलेंस, रीजनल ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस, ये पूरा कोशिश था गवर्नमेंट का। देखिए इंटेंशन तो गवर्नमेंट का ठीक था कि भाई हम लोग का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, बैलेंस रीजनल ग्रोथ होगा, सेल्फ प्लान्स करेंगे। 1991 से पहले तक, यानी कि आज़ादी से लेकर के 1947 से लेकर इस पीरियड तक गवर्नमेंट का ऐसा सोच था। लेकिन जब हम लोग 1991 पहुंचे तो हम लोग कहाँ चले गए थे, गड्ढा में, पूरा भयंकर लॉस में चले गए थे, ठीक है। तो इस 1991 में बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया, इसे तो यहाँ पर इसको बेंचमार्क डेट है ये हम लोग का, तो क्या बोलते हैं हम लोग, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, उस रिफॉर्म के बाद आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया, सिलेंडर वाला नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर वाला नहीं, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसमें मेनली
जो पब्लिक सेक्टर का जो जितना कंट्रीब्यूशन जो दबदबा था इसको कम किया गया बच्चों, ठीक है। ये फुल फॉर्म है एलपीजी का, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन। इसमें जो गवर्नमेंट कंपनी का दबदबा था उसको कम कर दिया गया। हैड टू कम्पीट विद प्राइवेट सेक्टर को भी वेलकम किया गया, उसके साथ गवर्नमेंट कंपनी को कम्पीट करने बोला गया। फोकस किया गया प्रॉफिटेबिलिटी और इफिशिएंसी में। और जो बड़ा बड़ा पीएसयू सब था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसको मेनली या तो बेच दिया गया या तो उसका या तो पूरा उसका कुछ शेयर को डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया। अच्छा, शॉर्ट में समझ लीजिए, शॉर्ट में आपको जो समझ ये जो डिफरेंस है ना आपको प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट का, तो बाद देख लेंगे। शॉर्ट में समझिए क्या कि पब्लिक सेक्टर बिफोर 1991 का पूरा बिल्डर इकोनॉमी किसके हाथ में था? पब्लिक सेक्टर के हाथ में, नहीं गवर्नमेंट के हाथ में। आफ्टर 1991 वो दो पार्ट में बटा, पब्लिक और आपका प्राइवेट, खिचड़ी बना बाद में, ठीक है। की ऑब्जेक्टिव क्या था? द की ऑब्जेक्टिव एंड रोल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या है? डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियस है भाई, पब्लिक सेक्टर है तो डेवलपमेंट पे फोकस करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। रीजनल बैलेंस, कई बार देखिए बैकवर्ड एरिया होगा उसको डेवलप करने का कोशिश करेगी। इकोनॉमिक ऑफ स्केल, यानी कि बड़ा बड़ा यूनिट लगाएगी ताकि भाई सबको रोजगार मिल सके। चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ध्यान रखेगी कि कोई एक पर्सन एकदम इकोनॉमिक वेल्दी ना बन जाए, ठीक है। मतलब आसान भाषा में कोई मोनोपोली क्रिएट ना कर दो। खुद भले गवर्नमेंट मोनोपोली क्रिएट करती है तो ठीक है, लेकिन दूसरा कोई ना करे। गवर्नमेंट अभी कहाँ मोनोपोली करके बैठी हुई है? आप बोल सकते हैं सर रेलवे में। एक हद तक देखिए, रेलवे को आप मोनोपोली हम लोग बोलते जरूर हैं, बट ये एक प्रकार से ना पब्लिक मोनोपोली की तरह है। ये पब्लिक का वेलफेयर के लिए बनी है, ये पब्लिक को लूटती नहीं है, समझ में आया? इसमें देखिएगा पानी को लेकर के जो अभी डिसीजन ले गया है इसमें साफ साफ है भाई कि रेलवे में रेल नीर, या जिसको गवर्नमेंट ऑथराइज करती है बेचने के लिए, वही पानी केवल बिकेगा। जनरली केवल रेल नीर ही है, आप बाकी जो ब्रांड सा पानी का है, चाहे बिस्लेरी का हो, चाहे आपका किनले का हो, चाहे जो भी कंपनी का जो पीने का ब्रांड है, वो आप रेलवे कैंपस के अंदर, रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं बेच सकते। ये सेफ्टी को लेके लिया गया था, तो क्या बोलेगा, लिया गया तो लिया गया था, अजीब लग रहा होगा, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। और ताकि और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, भाई तो जो इंपोर्ट करने पे हम जब लोग दूसरा कंट्री से सारा सामान इंपोर्ट करके लाते थे, तो इसको भी हम लोग टाल सके, इंडिया में वो चीज़ बनाया जा सके, इंडिया में वो सारा चीज़ बना सके, हम लोग दूसरा कंट्री से इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। क्या बोलते हैं हम लोग? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, याद रखिएगा, ठीक है। सारा चीज़ हम लोग इंडिया पे कर सकें। पहले क्या होता था, आपका मान लीजिए दूसरा कंट्री से, अब्रॉड से इंडिया आता था इंपोर्ट होकर के, तो गवर्नमेंट चाहिए कि नहीं हम लोग अब ये इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग इंडिया में सब कुछ करेंगे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी सिंस 1991 के बाद तो अब अभी तक चल रहा है, उसको देखिए। रिडक्शन इन रिजर्व इंडस्ट्री को काफ़ी कम कर दिया गया है। पहले कितना था देखिए, पहले 17 था, फिर बाद में घट गया, और 1956 से 17 सेक्टर ऐसा था जहाँ पर पब्लिक प्राइवेट को तो अलाउ ही नहीं था काम करना। 17 सेक्टर ऐसा था जहाँ पर प्राइवेट कंपनी को घुसना ही अलाउ नहीं था, अप्रूवल ही नहीं था। फिर बाद में 1991 में वो 8 हो गया, 2001 तक आते आते 3 हो गया, और करंट सिनेरियो में भले ही अभी 2001 के बाद अपडेट किया, लेकिन एग्जाम पर्पज से समझ लीजिए, रियल वर्ल्ड में समझ लीजिए, अभी आपका डिफेंस और रेलवे में भी प्राइवेट सेक्टर घुस गया है, ठीक है। डिफेंस और रेलवे में भी आपका हल्का हल्का प्राइवेट सेक्टर घुस गया। डिफेंस में तो काफी घुसा है, रेलवे में जो प्राइवेट सेक्टर घुसा है वो ओनरशिप पे नहीं गया है, ये केवल मेंटेनेंस पार्ट पे गया है, मैनेजमेंट पार्ट पे गया है। तो इस बात को तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं गवर्नमेंट रेलवे को बेच दी है, रेलवे का मेंटेनेंस पार्ट को वो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट की तरह समझिए, ट्रीट करके भागा दूसरा को दे दिया है। यदि प्राइवेट कंपनी को बोल दिया गया भाई कि इसका देख रेख तुम करोगे, मेंटेनेंस वाला पार्ट याद रखिएगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं, रेलवे का मेंटेनेंस पार्ट, उसका ओनरशिप नहीं, मालिकाना अधिकार नहीं। अच्छा ये बच्चा लोग कभी कंफ्यूज होता है सर डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में अंतर क्या होता है? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अंतर होता है। डिसइन्वेस्टमेंट, मान लीजिए आपके पास 100% शेयर है LIC कंपनी का, है, और उसको बेस्ट एग्जाम्पल भी वही है, अभी रिसेंट में 10% शेयर बेची थी, 100% शेयर गवर्नमेंट के पास था। डिसइन्वेस्टमेंट बोलने का मतलब है 100% शेयर में क्या की, गवर्नमेंट केवल 10% शेयर बेच दी और 90% अपने पास ही रखी है, तो इसको क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कि जो पहले 100% शेयर था उसमें से कुछ शेयर आम पब्लिक को यानी प्राइवेट प्लेयर लोग को बेच दिया गया, और बाकी ओनर के पास, गवर्नमेंट के पास है, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन में आप पूरा ओनरशिप ही ट्रांसफर मार देते हैं, यानी कि यहाँ पर ओनरशिप ही ट्रांसफर होकर चला गया किसके पास? आपका प्राइवेट लोग के पास, गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं बचा। थोड़ा मोड़ा शेयर रख सकता है गवर्नमेंट, लेकिन ओनरशिप किसके हाथ में चला गया? ओनरशिप चला गया आपका मेनली प्राइवेट लोग के हाथ में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रियल वर्ल्ड में जो हुआ था, द गवर्नमेंट सेल 10% ऑफ इट्स LIC टू द पब्लिक थ्रू एन IPO, जो 2-3 पता नहीं कितना 4-5 साल पहले, अभी लेकिन हाल फिलहाल में हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है।
तो क्या डिसइन्वेस्टमेंट, यानी 100% शेयर में 10% शेयर बेच दी और 90% शेयर अपने पास रख ली। अब प्राइवेटाइजेशन में देखिए, यहाँ पर क्या थी, गवर्नमेंट 100% शेयर सेल कर दी, इसको, टाटा ग्रुप को। तो यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, प्राइवेटाइजेशन में ऐसा नहीं गवर्नमेंट हर बार 100% शेयर सेल कर दे। यहाँ पर होगा क्या, दो चीज होता है, एक ओनरशिप भी गवर्नमेंट के हाथ में चला गया, ओनरशिप भी गया, और साथ ही साथ वो जो ओनरशिप जो क्या बोलते हैं उसको, जो शेयर जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट है वो भी चला गया, दोनों उसके हाथ में से निकल गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए यही लिखा हुआ है, अगर उसको ठीक से पढ़िएगा तो, कि ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप, ट्रांसफरिंग द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट, तो पूरा गवर्नमेंट के हाथ से दोनों क्या। यहाँ पर जो होता है ना डिसइन्वेस्ट में, इसमें ओनरशिप गवर्नमेंट पास ही रहता है, यहाँ पर ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं करती है, केवल जरूरत पड़े तो मैनेजमेंट को कर देगी, लेकिन उसको भी नहीं किया यहाँ पर। तो डिसइन्वेस्टमेंट बोलने का मतलब है कि बस 100% शेयर में से कुछ शेयर वो बेच दी। तो ये डिफरेंस था दोनों में। ठीक है, तो ये आपका 1991 के बाद के हम लोग आगे देख रहे थे। देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी सिंस 1991 से अभी तक और पॉलिसी में क्या क्या देखा था। रिलीज पब्लिक रिसोर्सेज फॉर सोशल फैक्टर, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, जितना भी रिसोर्सेज था पब्लिक सेक्टर के लिए खोल दिया गया। ठीक है, पब्लिक डेट को कम किया गया, ट्रांसफर कमर्शियल रिस्क टू प्राइवेट सेक्टर, बहुत सारा रिस्क फिर कमर्शियल सेक्टर को दे दिया गया। 1991 के बाद है, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हो गया उसके बाद है। बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर फॉर मोर चॉइसेस, ऑब्वियसली जब कंपटीशन आ गया तो कंज्यूमर लोगों को भी बहुत बेनिफिट हुआ। तो ये सब था। ठीक है, 1991 के बाद। अब एक और यहाँ पर एक और चीज़ है, पॉलिसी फॉर सिक यूनिट। व्हाट डू यू मीन बाय सिक यूनिट, पहले आपको ये समझ, एग्जांपल में एमसीक्यू में ही पूछ देगा, व्हाट डू यू मीन बाय सिक यूनिट। सिक यूनिट यानी कि सिक कंपनी उसको बोलते हैं जो आपका लॉस जा रहा हो। ठीक है, जो लॉसेस सफर कर रहा हो। सर मैं, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। तो गवर्नमेंट इसमें की क्या होगी, सिक PSUs were referred to the Board of Industrial and Financial Reconstruction to be reconstructed or closed down, just like private companies. A national renewal fund was set up to worker retained and voluntary retirement scheme. सिंपल सा भाई, लॉस को कम करने के लिए, जो लॉस में जाते सिक बन गई थी, उसको सुधारने के लिए बहुत सारा गवर्नमेंट इनिशिएटिव ली। या तो सीधा बेच दी, सेल कर दी, या तो उसको सीधा स्ट्रक्चर कर दी। ठीक है, या तो एम्प्लॉय लोग को बोला गया कि आप लोग रिटायरमेंट लीजिए, इस टाइप का बहुत सारा हुआ था। फिर क्या आपका जैसा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसमें क्या होता है, अ सिस्टम वेयर PSUs वेयर ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी बट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर स्पेसिफिक रिजल्ट थ्रू एग्रीमेंट विथ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। तो इसमें अलग अलग मिनिस्ट्री बनाया गया, उसमें लोगों को ऑटोनॉमी दिया गया, और बस बस अकाउंटेबिलिटी मेनली यही रहेगा कि प्रॉफिट कमा लो। ठीक है, ये था। अब आ जाइए बच्चों, तो हम लोग प्राइवेट पढ़ लिए और हम लोग पब्लिक पढ़ लिए। ठीक है, पब्लिक में बहुत कुछ था, प्राइवेट तो आप सेकंड चैप्टर में काफी पढ़ के आए थे। ग्लोबल इंटरप्राइजेस, जिसको लोग क्या बोलते हैं, MNC, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब इसके किसको बोलते हैं MNC? MNC लोगों के पास बहुत पैसा होता है, कोई सबका बात इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ह्यूज कैपिटल होता है, फॉरेन कोलैबोरेशन होता है, यानी कि एक इंडिया का कंट्री, मतलब इंडिया का मान लीजिए कोई कंपनी है, तो दूसरा कंपनी के साथ टाई अप करके बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब समझिए पार्टनरशिप करके बैठा हुआ, आसान भाषा में। तो इंटर जो एग्रीमेंट विद इंडियन कंपनीज फॉर टेक्नोलॉजी ब्रांडिंग एक्सेट्रा थ्रू ऑफन रिस्ट्रिक्टेड क्लॉज, जो भी रूल्स रेगुलेशन जो कंडीशन है तो लगेगा है। ये फॉरेन कोलैबोरेशन बोलने का ये मतलब है कि इंडियन कंपनी फॉरेन का कंपनी से क्या कर ली, पार्टनरशिप कर ली। ठीक है, तो क्या बोलते हैं लोग, फॉरेन कोलैबोरेशन। और वैसे भाई फॉरेन लोग का टेक्नोलॉजी बहुत बहुत बड़ा एडवांस होगा, तो उसमें आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, प्रोडक्ट इनोवेशन। अब टेक्नोलॉजी आएगा, नया वर्कर लोग आएगा, विदेश से लोग काम करने आएगा, तो क्या होगा, आपको नया नया इनोवेशन देखने को मिलेगा, सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत काम देखने को मिलेगा। फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में दिक्कत आएगा, इफेक्टिव एंड एग्रेसिव मार्केटिंग, रिलायबल मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन। अब देखिए फॉरेन कंपनी आपको पता होगा बहुत नामी नामी है, तो देखिए ये तो उसका मेरिट तो है ही, तो इसके साथ साथ ये इसका डिमेरिट भी है कि देखिए बाहर का आएगा इंडिया में, तो इंडिया का जो स्मॉल वाला सब इंडस्ट्री होगा ना, उसको उससे कम्पीट करना पड़ जाएगा, जो बहुत दिक्कत कर देगा। कंपटीशन करना वेस्टर्न बड़ा बड़ा MNC सबसे इतना आसान नहीं है। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, ऑब्वियस है भाई, अगर कोई इंडियन कंपनी दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेगी, ठीक है, तो ऑब्वियस उसमें क्या होगा, उसको फायदा होगा, उसको दूसरा वहाँ ब्रांच मिलेगा, नया मार्केट मिलेगा, नया लोग मिलेगा। ठीक है, सेंट्रलाइज कंट्रोल, हेडक्वार्टर्स इन होम कंट्री, कंट्रोल ब्रॉड पॉलिसीज विथ मिनिमम इंटरफेरेंस इन डे टू डे ऑपरेशन एंड ब्रांचेस। और वैसे मेनली सेंट्रलाइज कंट्रोल रहेगा, भाई इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वहाँ से सारा कंट्रोल होता है, बाकी सब स्टडी में कैसे काम करना वो लोग सिखाने का काम करते हैं। तो ये तो क्या आपका ग्लोबल एंटरप्राइज, यानी कि यहाँ पर
अगर आपको पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल एंटरप्राइज, तो सीधा सीधा एक लाइन में आंसर ये है। ग्लोबल एंटरप्राइज बोलने का मतलब हो गया देयर आर ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन विद ऑपरेशन इन मल्टीपल कंट्रीज। एमएनसी या ग्लोबल एंटरप्राइज बोलने का मतलब होता है बच्चों कि एक ऐसा कंपनी जिसका एक जगह, वो केवल एक जगह काम नहीं कर रहा है, एक देश के अलावा बहुत सारे देश में काम कर रहा है। इंडिया में भी काम कर रहा है, फ्रांस में, जर्मनी, कहीं भी, मतलब इंडिया को छोड़ कहीं और उसका बिजनेस है, तो क्या कहलाएगा वो ग्लोबल एंटरप्राइज है, फिर बोलिए मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब ये जॉइंट वेंचर में, अब जॉइंट वेंचर बोलने का क्या मतलब होता है सो समझिए। जॉइंट वेंचर किसको बोलते हैं? अ जॉइंट वेंचर इज अ पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एक्सपर्टीज बाय टू और मोर बिजनेस टू अचीव अ कॉमन गोल। रिस्क रिस्क एंड रिवॉर्ड आर शेयर। यानी कि एक दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर फॉर्म करते हैं, ताकि वो लोग प्रॉफिट और ज्यादा अच्छा से कमा सकें, यानी कि दोनों का भलाई हो। ठीक है, दोनों का भलाई हो, दो बड़ा बड़ा कंपनी मिल जाएगा तो ऑब्वियस भलाई होगा। जैसे एग्जांपल में क्या है, एक है आपका मारुति सुजुकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक का है, और एक क्या है आपका सुजुकी यानी कि जापान का है। ठीक है, टाटा स्टारबक, ये टाटा ग्रुप का है, और एक क्या है स्टारबक का है। ठीक है, तो ये दोनों कोलैबोरेट कर लिया ताकि दोनों को अपना अपना बेनिफिट हो और अल्टीमेटली क्या हो, ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो जॉइंट वेंचर को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, एक इक्विटी बेस्ड और एक है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड। इक्विटी में क्या होगा, आपका कंपनी हो गया, आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गया, और आपका सिंपली पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पढ़े हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी आप पार्टनरशिप में पढ़े हैं, कंपनी भी आप पढ़े हैं। जो नहीं है सिलेबस में उसको मत पढ़िए। और कॉन्ट्रेक्चुअल क्या भाई, जो एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से चलेगा। अब देखिए यहाँ पर दो तरह का आपको जॉइंट वेंचर पढ़ना है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर और क्या इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर बोलने का मतलब क्या हो गया, भाई सिंपली कॉन्ट्रैक्ट किए हैं ताकि जो कन्वीनियंट मिल सके। जैसे क्या, यहाँ पर जो पहले मीनिंग लिखा हुआ है ऐसे कि न्यू कंपनी इज नॉट, नो न्यू कंपनी इज क्रिएटेड, कोई नया कंपनी खड़ा नहीं हुआ जॉइंट वेंचर करने से, कोई नया कंपनी नहीं बना। टू सेपरेट कंपनीज सिंपली डिजाइन साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क टुगेदर एंड शेयर रिसोर्सेज विद स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो बस पर्टिकुलर काम के लिए दोनों को मिल गया है, और कोई कंपनी बना भी नहीं है, मिला है, बस काम को शेयर कर रहा है, भाई तुम ये करेगा हम ये कर देंगे और दोनों प्रॉफिट कमाएंगे। जैसे क्या देखिए, मान लीजिए एक कंपनी ए है, ये अपना कॉफी सेल करना चाहती है सुपर मार्केट में, पर उसके पास डिलीवरी नेटवर्क नहीं है। तो क्या कि एक ऐसा कंपनी के साथ साइन कर ली, कंपनी बी के साथ, जिसका बहुत हैवी लॉजिस्टिक है, मतलब बहुत ज्यादा उसका सप्लाई चेन बड़ा है, यानी वो घर घर पहुंचा सकता है। जैसे क्या, आपका कोका कोला बहुत नामी सप्लाई चेन है उसका। ठीक है, दे वर्क टुगेदर टू डिस्ट्रीब्यूट कॉफी एंड स्प्लिट द प्रॉफिट्स। इसमें मतलब दोनों को प्रॉफिट आपस में बांट लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिला, यहाँ पर लोग कोई नया कंपनी स्टार्ट नहीं किया कि कॉफी और लॉजिस्टिक डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा कोई कंपनी नहीं खोला। ये अपना इंडिपेंडेंट थी, कंपनी ए कंपनी बी भी अपना इंडिपेंडेंट थी, दोनों बस एक दूसरे का बस सपोर्ट ली, हेल्प ली, ताकि अच्छा से प्रॉफिट कमाया जा सके। ठीक है, तो ये था। इक्विटी बेस में क्या है, इक्विटी बेस में सिंपल है भाई कि एक ब्रांड एक नया ही कंपनी खुलेगा जहाँ से सेपरेट एंटिटी होगा, लाइक न्यू कंपनी इज क्रिएटेड, बोथ पार्टीज इन्वेस्ट कैपिटल एंड बिकम जॉइंट वेंचर। यानी कि मारुति इंडिया का मारुति और सुजुकी जापान का, ये दोनों मिला और एक नया कंपनी खुला, नाम का क्या रखा, मारुति सुजुकी। ठीक है, जिधर नया कंपनी खोल गया मारुति सुजुकी। अब इसमें इन दोनों का ओनरशिप है, आपका मारुति का भी है, ये मारुति का भी है, और आपका सुजुकी भी है, दोनों का पैसा भी लगा हुआ है। तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। ठीक है, जॉइंट वेंचर करने से क्या क्या फायदा हो सकता है? एक फायदा तो होगा भाई कि आपका रिसोर्स बढ़ जाएगा, उसे उसका मारुति का भी रिसोर्स उसके पास है और सुजुकी का भी रिसोर्स के पास है, पैसा ज्यादा पैसा हो जाएगा तो आप सही से इस्तेमाल कर पाइएगा। एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ऑब्वियस है भाई, मारुति को जापान का मार्केट मिल जाएगा, मारुति को कहाँ चले गए हम लोग, मारुति को जापान का मार्केट मिल जाएगा और जापान को इंडिया का मार्केट मिल जाएगा, तो उनका क्या मार्केट बड़ा हो गया। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ऑब्वियस है जापान का टेक्नोलॉजी अच्छा है, हम लोग रिसोर्स दे देंगे। ठीक है, हम लोग रिसोर्स दे देंगे और लोग टेक्नोलॉजी ले लेंगे जापान का। मारुति क्या करेगी, मारुति अपना रिसोर्स देगी, भाई मेरे पास रिसोर्स है, इंडिया में मेरे पास रिसोर्स है। जापान बोले भाई मेरे पास रिसोर्स नहीं है लेकिन मेरे पास टेक्नोलॉजी है, तो तुम मेरा टेक्नोलॉजी ले ले, बदले में आपका रिसोर्स दे दे। ठीक है, तो ये है बच्चों इनोवेशन। ऑब्वियस है भाई इनोवेशन तो होगा ही होगा भाई, जब दोनों मिलेगा मारुति और सुजुकी तो कुछ तो नया लोग अच्छा बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, चलता भी है, ऐसा नहीं है। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑब्वियस है भाई, जब दोनों मिलेगा तो टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगा, वर्कर भी बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। सब कुछ बढ़ेगा तो ऑब्वियस बनाने का खर्चा क्या होगा, कम ही आएगा। स्टैब्लिश ब्रांड नेम, देखिए अब ब्रांड नेम भी मिलेगा। देखिए मारुति का अपना ब्रांड नेम था, सुजुकी का अपना ब्रांड नेम है, जब दोनों मिला मारुति सुजुकी तो दोनों का दोनों मिल करके दोनों भाई एकदम तबाही बन गया है कि नहीं, जो अच्छा खासा नाम है मार्केट में। तो ये था बच्चों क्या हम लोग का जॉइंट वेंचर बोलने का मतलब। ठीक है, जॉइंट वेंचर सिंपली क्या है, दो या दो से अधिक
मिल करके जब अपना रिसोर्स शेयर करे, अपना टेक्नोलॉजी शेयर करे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, क्यों? ताकि वह ज्यादा पैसा कमा सके। और क्या कारण हो सकता है? टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, ठीक है, ज्यादा रिस्क और रिवॉर्ड को लोग ले सके, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? ज्वाइंट वेंचर है। पुलिंग ऑफ रिसोर्सेज एक्सपर्टीज टू और मोर बिजनेस टू अचीव कॉमन गोल्स। रिस्क और रिवॉर्ड क्या उसको लोग शेयर कर देगा, प्रॉफिट को बांट सके, और क्या, ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा ज्यादा बटेगा। अब देखिए, ये आपको बुक में छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी है, पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब इसमें क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल कोलैबोरेशन बिटवीन अ गवर्नमेंट एजेंसी एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनी। दे जॉइन फोर्स टू फंड, बिल्ड एंड मैनेज लार्ज स्केल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और सर्विस। सीधा सीधा मतलब है कि एक तरफ आई गवर्नमेंट, एक तरफ आया क्या आपका नॉर्मल पब्लिक लोग, यानी कि प्राइवेट कंपनी वाला सब। ये दोनों आपस में मिला और क्या करता है? फिर डीलिंग करता है, ठीक है, आपस में मिलकर डीलिंग करता है भाई, कि दोनों मिलजुल करके हम लोग काम को करेंगे। इसमें होगा क्या? ठीक है, इसमें मेनली होता क्या है समझिए। अगर आपको सड़क बनाना है, तो सड़क बनाने का काम प्राइवेट कंपनी की, सड़क बनाने को पहले जमीन तो चाहिए ना, तो जमीन का लैंड एक्विजिशन या लीगल क्लियरेंस तो चाहिए, जो बनाने के लिए जो परमिशन चाहिए वो कौन दे देगी? अब गवर्नमेंट दे देगा, काम कर देगा, ठीक है भाई, हम तुमको जमीन देंगे, तुम उसका टेंशन मत लो, तुम पैसा लगाओ। प्राइवेट कंपनी को बोला जाएगा कि तुम कैपिटल लेकर के आओ, अच्छा टेक्नोलॉजी लेके आओ, अच्छा मैनेजमेंट लेकर के आओ, तुम उसी को करने में तुम वो सब चीज लेकर के आओ। तुमको जो लैंड चाहिए और उसके लिए जो तुमको क्लियरेंस का पेपर चाहिए वो हम करके रेडी रख देंगे। तुम पैसा लेकर के आओ, टेक्नोलॉजी लेकर के आओ और अच्छा मैनेजमेंट लेकर के आओ। तो इस तरह का जो पार्टनरशिप बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं? जो पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप। समझ में आया? तो इस तरह होता है, और वैसे कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के तहत बनता है। इसमें रिस्क भी जैसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके हिसाब से, और जनरली आपका लॉन्ग टर्म फोकस, ये छोटा मोटा काम नहीं करता है, जनरली लॉन्ग टर्म फोकस करता है। अच्छा, इसका आपको बेस्ट एग्जांपल दें? सब बेस्ट एग्जांपल दें, हम आपको उदाहरण देते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल, ये मॉडल आपको, हालांकि पढ़ना नहीं था आपको, ये वाला खाली आपको बता देते हैं। बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर पता क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मान लीजिए बनाना रोड, जैसे यहाँ पर बना है आपका यमुना एक्सप्रेस जो बना है ना हाल फिलहाल में, देखिए रियल एग्जांपल आपका, ये जो कहाँ गया यमुना एक्सप्रेस, ये यमुना एक्सप्रेस जो बना है, या अलग अलग जो भी रोड बनती है कुछ इस प्रकार से बनती है बच्चों। गवर्नमेंट को बनाना है रोड, ठीक है, और ये पहुंच गया इन लोगों के पास, प्राइवेट लोग के पास, बोला भाई हमको रोड चाहिए, रोड बना दो। प्राइवेट वाला बोला सर पैसा दीजिए, तो ये लोग पैसा कहाँ है? पैसा होता तो हम खुद नहीं बना लेते। तो तो होता क्या है, प्राइवेट वाला सब क्या करेगा, मतलब गवर्नमेंट इसको बोलते हैं कि देखो तुमको हम जमीन देते हैं और जो भी लीगल वर्क है हम कर देंगे, ये मेरा ही कंट्री है। और प्राइवेट कंपनी को बोलता है भाई तुम पैसा लगाओ, तुम टेक्नोलॉजी लेकर के आओ। तो ये क्या करेगा, वो पूरा रोड को बना देगा। तो इससे भी बोलेगा सर हमको हमको क्या फायदा होगा, पैसा भी हमें लगा दिए, टेक्नोलॉजी भी हमें लगा दिए। तो होता क्या है, रोड बनाया गया, बोला ठीक है तुम रोड बनाया ना, रोड में पड़ेगा क्या? रोड में पड़ता है टोल टैक्स। टोल टैक्स में बहुत हैवी पैसा आएगा, बहुत हैवी पैसा आएगा। तो प्राइवेट कंपनी को पता है कि हाँ हैवी पैसा तो आएगा, तो काम करते एग्रीमेंट कुछ इस प्रकार से हो गया कि भाई 5 साल तक जो भी पैसा आएगा प्राइवेट कंपनी अपना सारा कॉस्ट रिकवर कर लेगी, और साथ ही साथ कुछ प्रॉफिट भी कमा लेगी, साथ ही साथ कुछ प्रॉफिट भी कमा लेगी। और उसके बाद जो रोड है वो हैंड ओवर कर देगी किसको? गवर्नमेंट को। सर ये रोड रख लीजिए, मेरा काम तो हो गया, हम अपना कुछ पैसा भी कमा लिए। तो देखिए सबका काम हो गया इस तरह, गवर्नमेंट को पब्लिक के लिए रोड बना था, रोड बन गया, पब्लिक प्राइवेट कंपनी अपना जो पैसा लगाई थी उसको उसका कॉस्ट भी मिल गया और साथ ही साथ प्रॉफिट भी मिल गया। इसको क्या बोलते हैं? बीओटी यानी कि बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल। ये एग्जांपल है आपका बेस्ट किसका? आपका पीपीपी का, यानी कि पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप। तो ये तो बच्चों, अब इसी में और भी कुछ कुछ मल्टीमेट है, तो इतना डिटेल में आपका था नहीं, तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मेन मीनिंग जान गए, इतना बहुत है, ठीक है। और आपको कुछ एग्जाम्पल तो हम दे ही दिए हैं, ठीक। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का जो डिफरेंस बिटवीन है वो आप सेकंड चैप्टर में देख लीजिएगा, उसको हम बना कर रखें, या सर्च मारिए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का थर्ड चैप्टर, जिसमें आई होप आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे बच्चों। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।